नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश चौधरी आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और इस महामारी के दौर में अपने घर पर सुरक्षित होंगे। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, आपको कोई बेनिफिट हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, जिसका टॉपिक आपकी स्क्रीन पर है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। जैसा कि आप देख सकते हैं कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी कैलाश चौधरी। तो ज़्यादा देर न लगाते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि जो इसमें ट्रिब्यूनल शब्द है उसका मतलब क्या है। ट्रिब्यूनल कुछ नहीं होते। ट्रिब्यूनल को इसलिए बनाया गया क्योंकि जो इंडिया जैसे कंट्रीज है जिनमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो कोर्ट्स पर केसेस का बर्डन बहुत ज़्यादा हो गया था। तो उसको कम करने के लिए ट्रिब्यूनल का बनाया गया, उनको इस्टेब्लिश किया गया। जैसा कि हम स्लाइड में देख रहे हैं कि ट्रिब्यूनल और जो कोर्ट्स हैं उनमें डिफरेंस क्या क्या है। तो कोर्ट है वो एक लीगल प्रोसीजर को फॉलो करते हुए सिविल और क्रिमिनल केसेस को देखते हैं, लेकिन जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं उनको स्पेशल केस के लिए फॉर्मुलेट किया जाता है, इस्टेब्लिश किया जाता है। जो कोड ऑफ प्रोसीजर है वो कोर्ट को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। ट्रिब्यूनल में ऐसा कुछ नहीं होता कोई कोड प्रोसीजर, केवल प्रिंसिपल और जो नेचुरल जस्टिस है उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। और जो इसमें मेंबर्स होते हैं कोर्ट में स्ट्रिक्टली यही होते हैं कि जुडिशियल मेंबर्स ही होंगे, बल्कि ट्रिब्यूनल्स में वो जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का मिक्सर भी हो सकता है। और जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं वो क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ होते हैं, मतलब आधी न्यायिक संस्थाएं होती हैं जिनको एक स्पेशल एक्ट द्वारा बनाया जाता है। जैसा कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इनमें क्या होता है कि स्पेसिफिक केसेस है कि अगर कंपनी में कोई फ्रॉड है या ऐसा कंपनी से रिलेटेड कोई आपका केस है तो वो NCLT में जाएगा। इन्वायरमेंट से रिलेटेड है तो वो NGT में आएगा। तो हम अब इसको डिटेल में डिस्कशन करते हैं। NGT जो कि आज का हमारा टॉपिक है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत की गई। तो ये एक्ट के द्वारा की गई है। तो ये बॉडी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है। हम किसी अलग वीडियो में देखेंगे कि संवैधानिक बॉडीज और सांविधिक बॉडीज में अंतर क्या होता है। इसकी स्थापना के साथ भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण जो कि स्पेशलाइज्ड इन्वायरमेंट ट्रिब्यूनल की स्थापना करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है और पहला विकासशील देश बन गया है। भारत से पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ऐसे निकायों की स्थापना की गई थी। NGT की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संबंधी मुद्दों को तेजी से निपटारा करना था, जिससे देश की अदालतों में लगे मुकदमों का बोझ को कम किया जा सके। NGT का मुख्यालय है तो दिल्ली में, लेकिन इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी है जो कि भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में स्थित है। NGT के जो मामले होते हैं वो पर्यावरण संबंधी मामले होते हैं। उनमें यह अनिवार्य होता है कि अगर आगे अपील करनी है या फिर जो 6 महीने के भीतर भीतर जो रिसेंटली कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड मामला है तो उसकी सुनवाई की जा सकती है। तो 6 महीने जो है डेडलाइन, ये याद रखिएगा आप यहाँ पर। उसके बाद हम देखें कि NGT की स्ट्रक्चर कैसे होती है, उसमें कौन से मेंबर्स होते हैं, क्या चेयरपर्सन होते हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होती है, कौन उसका चेयरपर्सन बन सकता है। तो चेयरपर्सन बनने के लिए सीटिंग या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होने चाहिए, या फिर चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश होने चाहिए। चेयरपर्सन बनने के लिए उस व्यक्ति को, उस जज को गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह के ऊपर। इसकी जो क्वालिफिकेशन में यही है कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड या सीटिंग जज है तो उनकी एज 70 होनी चाहिए, 70 है मैक्सिमम एज। और अगर हाई कोर्ट से है तो 67 है। जो अन्य मेंबर्स हैं, अन्य सदस्य हैं, उनमें जो फुल टाइम जुडिशियल मेंबर है वो
कम से कम 10 और अधिक से अधिक 20 हो सकते हैं। और जो एक्सपर्ट मेंबर्स हैं जो पर्यावरणीय मामलों में, वो भी कम से कम 10 और अधिकतम 20 हो सकते हैं। जो प्रत्येक बेंच है जो एनजीटी की, जो किसी मामले को, स्पेसिफिक मामले को सुनने के लिए जो बेंच बनाई जाती है, उसमें एटलीस्ट एक जुडिशियल मेंबर, एक न्यायिक व्यक्ति और एक एक्सपर्ट मेंबर होना ज़रूरी है। अब इसकी क्या क्या शक्तियाँ हैं उन पर नज़र डाल लेते हैं। इसका जो न्याय क्षेत्र है काफ़ी विस्तृत है, क्योंकि यह उन सभी मामलों की सुनवाई कर सकता है जो कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण में शामिल हो। इनमें पर्यावरण से संबंधित कानूनी अधिकारों को लागू करना भी शामिल है। यह एक वैधानिक निकाय होने के कारण एनजीटी के पास अपीलीय क्षेत्राधिकार भी है, जिसके तहत वह सुनवाई कर सकता है। लेकिन इसमें एक जो चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ है, जैसा कि हमने शुरू में देखा था कि एक ट्रिब्यूनल है, ये किसी प्रोसीजर से नहीं चलता, जो जैसा कि कोर्ट चलते हैं एक स्ट्रिक्ट जुडिशियल प्रोसीजर से जो चलते हैं। इनमें जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 और एविडेंस एक्ट 1872 में जो न्यायिक प्रक्रिया है उसका पालन करना बाध्य नहीं है, कर सकता है लेकिन बाध्य नहीं है। लेकिन ये एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो लॉ ऑफ लैंड है, उसके तहत ये अपने जो न्यायिक प्रक्रिया है उसको चलाता है। किसी भी आदेश को ये देते समय एनजीटी कुछ सिद्धांतों को लागू कर सकता है या लागू करे, ऐसा उसके जुरिस्डिक्शन में या जजमेंट में आना चाहिए, जैसा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, निवारक जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाते हैं अगर पर्यावरण पॉल्यूशन हो रहा है तो उससे पहले ही जो निवारक जो है, या प्रदूषक भुगतान जो प्रदूषण कर रहा है, पॉल्यूटर्स पे सिद्धांत, इनको लागू कर सकता है। आगे हम देखेंगे कि जो मेन जजमेंट है एनजीटी के, उनमें कई बार इन सिद्धांतों का उपयोग किया गया है। तो अपने आदेश के अनुसार ये जो जो पीड़ित है, किसी का पॉल्यूशन गैस लीक हो गया, जैसे कि अभी अभी हम देखा कि वाईजैक में जो गैस लीक हो गया था, तो वहाँ पर जो पीड़ित है उनकी क्षतिपूर्ति भी प्रदान कर सकता है और उनकी बहाली के लिए पुनर्निर्माण भी करवा सकता है। जो न्यायालय के रूप में आदेश देता है, एनजीटी द्वारा दिए गए आदेश, निर्णय या अधीन निर्णय का निष्पादन न्यायालय के आदेश के रूप में करना होता है, क्योंकि हमने देखा कि एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है और इनकी नहीं करने पर दंड का प्रावधान भी है, जो कि अधिकतम 3 साल की जेल और 10 करोड़ तक का जो भुगतान है वो दोनों या फिर दोनों भी हो सकते हैं। जो एनजीटी द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में 90 दिनों 3 महीने के भीतर अपील की जा सकती है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से मामलों में सुनवाई कर सकता है और कौन कौन से में नहीं कर सकता। जो नहीं कर सकता वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो कर सकता है उनमें देखिए, जल प्रदूषण निवारक नियंत्रण अधिनियम 1974, जो वाटर पॉल्यूशन एंड प्रिवेंशन एक्ट है वो 1974 का, और जो सेस एक्ट है 1977 का, फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 का, और फिर एयर पोल्यूशन वाला जो एक्ट है 1981 का। तो याद रखिएगा कि 2 वाटर से रिलेटेड है, एक एयर से रिलेटेड है, एक फॉरेस्ट से रिलेटेड है, एक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और पब्लिक लाइबिलिटीज़ इंश्योरेंस एक्ट 1981, जो कि अभी जो वाईजैक वाला जो मामला आया, अगर उसमें अगर एनजीटी अपना कुछ क्षतिपूर्ति के लिए कोई प्रावधान करती है तो वो इस एक्ट के अंडर आएगा। फिर जैव विविधता एक्ट जो 2002 में आया था, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, इनके समक्ष एनजीटी में चुनौती दी जा सकती है इनको। लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इन मामलों में सुनवाई नहीं कर सकता, एक तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, ये ज़्यादा याद रखिएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। इसमें ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, उसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो मेन निर्णय दिए गए हैं या जजमेंट आए हैं, जैसा कि 2012 में स्टील कंपनी है जो पोस्को, उसने इस्पात संयंत्र लगाने के लिए उड़ीसा सरकार के साथ एक समझौता किया था, लेकिन एनजीटी ने इसे निरस्त कर दिया क्योंकि ये आसपास के लोगों को प्रभावित कर रहा था। इसी तरह से एनजीटी में खुले में कचरा जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, और जो सॉलिड वेस्ट है उसके मैनेजमेंट के लिए भी एक जजमेंट दिया था। फिर 2013 में जो ये हमें पहले देखा कि ये देखो, पॉल्यूटर्स पे सिद्धांत का पालन किया, अलकनंदा हाइड्रो पावर लिमिटेड को यह आदेश दिया कि जो पॉल्यूटर्स पे जो पॉल्यूशन हो रहा है उसके लिए वहाँ के लोगों को या गवर्नमेंट को पे किया जाए।
और 2015 में 10 वर्ष से अधिक जो डीजल वाहन है दिल्ली एनसीआर में चलाने की अनुमति नहीं दी जाए, ऐसा भी उन्होंने निकाला। और काफ़ी जजमेंट है, जो पोल्यूशन बैन है उसके ऊपर भी इनने जजमेंट दिया अपना। तो ये सबने हमने देखा कि एनजीटी क्या है, ये किस तरह की बॉडी है, एक ट्रिब्यूनल क्या होता है, इससे पहले हमने देखा किस तरह की बॉडी है, क्या क्या इसमें जो एक्ट है जिनमें सुनवाई हो सकती है, इसकी संरचना क्या है, और इसके जो डिसीजन होते हैं वो जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है उनका, कि कोर्ट में उनको जाया जा सकता है, अगर वो मैलिफाइड या कुछ बाइस हो या किसी को अपील करनी हो तो वो कर सकता है। जो डिसीजन ऑफ द एनजीटी इज बाइंडिंग ऑन द पार्टीज अनलेस दे अप्रोच सुप्रीम कोर्ट। और हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट कितने दिनों में जा सकते हैं, 90 दिनों में वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और अगर वो नहीं जाते हैं तो वो फिर जो डिसीजन है वो बाइंडिंग रहेगा। तो इसी के साथ में विदा लेते हैं। स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।